नमस्कार। विधेय वार्ता परिचर्चा में आप सबों का स्वागत है। वार्ता और परिचर्चा की इस कड़ी में आज हम मिथिला के इतिहास में मैथिल के द्वारा जो शौर्य प्रदर्शित किया गया था, वो एक अनकही कथा को लेकर आने वाले हैं। साथ ही मिथिला में जो एक आधार स्तंभ कहे जाते हैं, जाति विशेष के लोग जो आधार स्तंभ कहे जाते हैं मिथिला, वैसे सभी आधार स्तंभ ही है, लेकिन उसमें से एक आधार स्तंभ जो कर्ण कायस्थ है, उनके उद्गम और प्रत्यार्पण को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो इस जो कि अभी तक अनसुलझा है, इस अनसुलझे रहस्य को भी इस परिचर्चा में शामिल किया गया है। आज के वार्ता और परिचर्चा में जो हमारे अतिथि हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे आज के अतिथि हैं माननीय डॉक्टर श्री रंगनाथ दिवाकर, जो कि श्री रंगनाथ चौधरी के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन वो जब साहित्य की रचना करते हैं तो वो अपना नाम श्री रंगनाथ दिवाकर लिखना पसंद करते हैं। स्मृति से शेष जगन्नाथ चौधरी के पुत्र डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर का जन्म 10 जनवरी 1959 को सुल्तानपुर, जो कि बेर के पास है, जिसका थाना कुशेश्वर स्थान है और जिला दरभंगा है, में हुआ था। आपने विज्ञान में स्नातक की उपाधि ली। तत्पश्चात हिंदी से स्नातकोत्तर हुए। आप बिहार सरकार के विभिन्न पदों पर रहते हुए अपर सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में आप बिहार के पटना में रह रहे हैं। आपने हिंदी और मैथिली साहित्य और इतिहास में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की है तथा दोनों भाषाओं में अनेकों रचनाएं इस समाज को, इस सोसाइटी को दिया है। सबसे पहले आपकी रचनाओं में, मैथिली में प्रकाशित आपकी रचनाओं में कथा संग्रह जैसे कि बखरे नील रंग, जो कि 1971 में मिथिला मेहर में प्रकाशित हुई थी, उसका कुछ अंश, ये एक कथा संग्रह है। उसके अलावा प्रवासी प्रतिबिंब, सुल्तानपुर सौरभ आदि है। इसके अतिरिक्त आपने मैथिली या मिथिला के गौरव के पल जो थे, जो कि कंदर्पी का एक इतिहास है, जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे, इस पर आपने एक वृत्त चित्र का भी निर्माण किया है, डॉक्यूमेंट्री का भी निर्माण किया है। आपको मैथिली साहित्य के लिए अनेक अवसर पर, अनेक स्थानों पर सम्मानित किया गया है। इसमें से कुछ जो हैं वो मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आपको किरण सम्मान, प्रोफेसर हरिमोहन झा राष्ट्रीय साहित्य सम्मान, मणिपद्म राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान, आपको जो है सो अनेकों जगह पर ग्रेसन की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपकी कालजयी कृति कंदर्पी घाट पर मिथिला का विजय स्तंभ का निर्माण अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके अतिरिक्त आप हिंदी और मैथिली दोनों विधाओं में रचना करते हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसके बारे में उसको अगर कहने लगेंगे तो बहुत सारा वक्त उसमें जाएगा। फिर भी हम प्रयास करेंगे जो उसको संक्षिप्त में कहा जाए। आपकी मैथिली एवं हिंदी में अनेक रचना प्रकाशित हुई हैं एवं अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। मैथिली कथा तेलुगु एवं बांग्ला से अनुवाद भी किया है। शोध ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मिथिला का योगदान के बारे में भी आपने शोध ग्रंथ दिया था। जानकी प्रकाशन पटना से प्रकाशित हुई थी 2000 ईस्वी में। ब्रह्म भट्ट वैभव बाल गोविंद महाराज का संपादन हुआ था 2000 ईस्वी में। मधुबनी दर्पण जिला स्थापना दिवस पर प्रकाशित स्मारिका थी 2011 और 2012 में। मधु मिंटन का संपादन हुआ था विरासत मधुबनी, आपकी चित्रात्मक प्रस्तुति है। इसके अलावा मिथिला गौरव प्रतीक कंदर्पी 2020-14 में और मिथिला कथा संग्रह बखरे नील रंग, जिसकी चर्चा में की है अभी, वो सब भी आपने, वो भी आपकी रचना है। इसके अलावा समस्तीपुर जिला गजेटियर का संपादन 2016 में आपने किया और विरासत मुजफ्फरपुर जिला का चित्रात्मक प्रस्तुति का संपादन आपने 2017 में किया। प्रवासी प्रतिबिंब आपकी कवि पंचानन श्री विजय नारायण मिश्र प्रवासी साहित्य
साहित्य अलंकार का प्रथम मैथिली कविता सबका सगड़ा आपने प्रकाशित किया। इस तरह से सुल्तानपुर सौरभ आपकी एक कालजयी रचना है और आपको बहुत सारे पुरस्कार और बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे ये हैं, तो उनको किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में एक इंस्टीट्यूट है। तो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कंदर्पी घाट का इतिहास, जो कि मिथिला का स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। इस अनछुए पहलू को आज तक किसी ने छुआ नहीं है और ये बहुत बड़ी विजय गाथा है, मिथिला की बहुत बड़ी विजय गाथा है, जिसके बारे में विशेष जानकारी आपको आज हमारे जो अतिथि हैं वो देंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा है, जो कर्णकास का उद्भव कहाँ से उत्पन्न हुए और उनका प्रत्यार्पण हुआ, इस विषय में अभी भी बहुत सारी रहस्यपूर्ण जानकारियां जिसको प्रकाश देने का प्रयास करेंगे। तो आज हम अपने जो अतिथि हैं उनका स्वागत करते हैं, श्री रंगनाथ दिवाकर जी। आप स्क्रीन पे हैं माननीय श्री डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर जी। मैं अजय कर्ण आपका स्वागत करता हूं जी। तो आज जैसा कि ये एक वार्ता का कार्यक्रम है, एक परिचर्चा का कार्यक्रम है, इसमें मैंने दर्शकों को बताया है जो आपकी उपलब्धि क्या है और आपका संक्षिप्त जीवन परिचय जो हमें ज्ञात था कि आपकी उपलब्धि की जो ग्रंथ बहुत बड़ा है, उसको अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो पूरा कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। तो माननीय श्री रंगनाथ दिवाकर जी, आपसे विनम्र निवेदन है जो 2 शब्द अपने बारे में कहें, उसके बाद परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी माननीय श्री दिवाकर जी। अपने विषय में कहना थोड़ा बहुत आसान नहीं होता, किंतु मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में रहा और साहित्य में रुचि रही बचपन से ही, शुरू से ही रही है। इसी के क्रम में मिथिला की जो संस्कृति है, इसका इतिहास है, इसका गौरव पक्ष है, उनमें कुछ विवादग्रस्त बिंदुएं भी हैं। उन विवादग्रस्त बिंदुओं पर मैंने प्रयास किया है कि उसका एक निर्णायक स्वर उसमें उभरे। इसी के क्रम में मैंने कंदर्पी घाट के बारे में, जिसके बारे में मान्यता है कि हम लोग केवल मिथिल दही चूड़ा खा करके मस्त रहते हैं, सूर्य में इसका शौर्य क्षेत्र में मिथिला का बहुत योगदान नहीं है, केवल मैथिल मस्तिष्क या मैथिल मेधा की बात होती है। इस तरह की बात सत्य नहीं है। मिथिला ने शौर्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत गरिमा में स्थान रहा है इसका। और एक और विवादास्पद बिंदु रहा कि मिथिला मुकुटमणि मंडन मिश्र शंकराचार्य से पराजित हुई। यह उसी प्रकार असत्य है, पूरी तरह मिथ्या है यह, लेकिन हमारे जन्म में इस तरह वह बस गया है कि लोग उसको सत्य मानते हैं। लोगों को मिथिला का गौरवमय चित्र देखकर लगता है कि अयं निजः प्रमाणं पट्टः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारा श्रीनांत रशन रुधा जाने तन्मंडन पंडितों का सुनकर लगता है कि यह सत्य घटना है और मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने हराया था शास्त्रार्थ में, जबकि यह पूरी तरह असत्य है। इस तरह के इसी प्रकार एक विवादास्पद बिंदु है महाकवि कालिदास के बारे में। लोगों का मानना है कि यह कालिदास उज्जैन के थे, कुछ लोगों का दावा है कश्मीर के थे। मैंने इन बिंदुओं पर कार्य किया और उन्हें मैथिल प्रमाणित किया है। यही इन बिंदुओं पर मिथिला की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे सामने लाना ही मेरे लेखन का मुख्य उद्देश्य है। इतिहास, संस्कृति, जी 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 बहुत ही उम्दा जानकारी थी।
आरंभ परिचर्चा जो आज विषय निर्धारित है उसमें कंदर्पी घाट की कंदर्पी का जो एक महागाथा है, जो अनेक लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं उससे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और कर्ण कास्ट का जो उद्भव और प्रत्यार्पण के बारे में वो भी एक विषय है। ये दो विषय आज हमने निर्धारित किए परिचर्चा के लिए। लेकिन उससे पहले, परिचर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो आपने इतने विषय होने के बावजूद उन विषयों को क्यों चुना जो विषय विवादास्पद श्रेणी में आते हैं? इस पे आपका 2 शब्द मैं जानना चाहूंगा। जी माननीय श्री रंगनाथ जी। इसके पीछे कारण है कि मेरी यह मान्यता रही है कि मिथिला का जो इतिहास लिखा गया या भारतवर्ष का ही इतिहास लिखा गया, उसमें अंग्रेजों ने जितना हित किया उससे अधिक अहित किया। उनका अपना स्वार्थ था और उन लोगों ने सच्चाई को सामने नहीं आने दिया। इस सच्चाई को सामने आने देने के लिए बहुत से प्रवाद कहते हैं इसको, जो असत्य रहते हुए भी लोगों में, जनमानस में लोकप्रिय हो जाता है। यह प्रवाद मुझे कचोटता था और मिथिला का जो गौरवमय चित्र है वह चित्र धूमिल प्रतीत होता था। इसको यही मुझे खलता था और इसी के कारण मैं इस क्षेत्र में अग्रसर हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए जो लुप्त हो रही जो परंपरा है, हमारा लुप्त हो रहा जो गौरव है, उसको सामने लाया जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे विषयों को चुना जिससे ज्यादातर लोग दूर भागते हैं, जो कि ज्यादातर समाज में जिस चीज की प्रशंसा होती है लोग उसी की तरफ ज्यादा आकृष्ट होते हैं, जिस पे विवाद होता है उससे लोग दूर भागते हैं। लेकिन चूंकि आपने कहा जो हमारे मस्तिष्क में या हमारे पुरातन इतिहासकार लोगों ने, जो कि अंग्रेजों का शासन बहुत अधिक दिनों तक रहा था, उन्होंने हमारे मस्तिष्क में उस झूठ को भरा जो झूठ धीरे धीरे सच हो गया। यही आपका कहना है जिस विषय पर आप बातचीत करते हैं उसके बारे में? हाँ, सही है, सही है जी। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह भी अपने आप में, एक तो कंदर्पी वाला उतना विवादित नहीं है, लेकिन दूसरा परिवार जो है, दूसरा भाग जो है हम लोगों के परिचर्चा का, वो जो कर्ण कास्ट वाला है, वो जो है थोड़ा विवादित है। इसमें बहुत सारे विवाद है, बहुत स्थानों पर बहुत बार आपकी परिचर्चा मैंने सुनी है, तन्मयता से सुनी है, और मैं सहमत भी नहीं था। चलिए, ये व्यक्तिगत भावना है। लेकिन आज जो हम लोग आरंभ कर रहे हैं अपने इस परिचर्चा का, वो है कंदर्पी युद्ध। तो कंदर्पी युद्ध जो था वो क्या था? छोटा सा, छोटी सी 2 लाइन अगर आप बता पाए जो कंदर्पी युद्ध क्या था, उसको सॉरी के साथ हम लोग बाद में जोड़ेंगे। पहले ये पता चले जो था फिर क्या, तो क्यों था? जी। नहीं, कंदर्पी युद्ध के बारे में जो उसका महत्व, कंदर्पी युद्ध का महत्व मात्र इतिहास की दृष्टि से नहीं रहा है। कंदर्पी युद्ध का मतलब इस दृष्टि से रहा है कि वह मिथिलांचल का प्रथम युद्ध है जिसमें आम मैथिलों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी आन बान शान के लिए घरेलू हरबे हथियार से लड़कर इस युद्ध में विजयश्री को वरण किया था, अपना शीर्षोत्सर्ग किया था लोगों ने। इस युद्ध का महत्व इस दृष्टि से भी है कि मिथिला ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राजा के द्वारा जीता गया यह अंतिम युद्ध है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत के किसी भी राजा द्वारा, जो देशीय राजा है, भारत के राजा, उसके द्वारा जीता हुआ यह अंतिम युद्ध है। इसके बाद किसी भारतीय राजा ने कोई युद्ध नहीं जीता। जो हम लोगों का जो मिथिला का जो अस्तित्व रहा है, मिथिला की जो मान्यता रही है मिथिला के बारे में, वो इस क्षेत्र में रहा है कि मैथिल वैदुष्य विश्व स्तरीय है। चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मैथिल वैदुष्य को लोगों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का माना। दर्शन के क्षेत्र में तो मिथिला ने ही भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया है। किंतु जब बात आती है मैथिल शौर्य के विषय में, तो उसके विषय में लोग इसको उतना महत्व नहीं देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मैथिल शौर्य भी अपने आप में पूर्ण है।
हम लोग राजा शिव सिंह की बात करें, राजा शिव सिंह जिन्होंने 1413 से 1416 3 साल रहे, लेकिन वो मातृभूमि की बलवेदी पर आत्मोत्सर्ग करने वाले, युद्ध भूमि में आत्मोत्सर्ग करने वाले पहले योद्धा रहे हैं, पहले सैनिक रहे हैं और राजा रहे। हम लोगों ने मतलब इसको मैथिल थे वो? क्या? वो मैथिल थे, मिथिला के रहने वाले थे, वो मिथिला के राजा थे? राजा शिव सिंह मिथिला के ही थे और उनका स्वर्ण सिक्का चलाने वाले पहले मैथिल राजा थे। अच्छा। और जिनके बारे में कहा जाता है कि पोखर रजोखर और सब पोखरा, राजा शिव सिंह और सब छोकरा, तालते भूताल ताल और सब लैया, राजा ते शिव सिंह और सब रजैया। इतने लोकप्रिय राजा रहे और महाकवि विद्यापति के संरक्षक थे वो। उससे पहले मिथिला के किसी राजा का युद्ध भूमि में शिष्योत्सर्ग की बात नहीं मानी जाती है, लेकिन मैथिल मेधा की बात सोची जाए, लोगों ने कहा कि यह राजा शिव सिंह युद्ध भूमि से कहाँ चले गए पता नहीं चला, किंतु हकीकत है कि उन्होंने युद्ध भूमि में अपना आत्मोत्सर्ग किया था। अच्छा। इसी प्रकार 1526 में नुसरत शाह के संग हुए युद्ध में लक्ष्मीनाथ देव ने आत्मोत्सर्ग किया था युद्ध भूमि में। फिर 1623 ईस्वी में पुरुषोत्तम ठाकुर ने आत्मोत्सर्ग किया था युद्ध भूमि में। इसलिए आधुनिक मिथिला में भी यह मान्यता कि मात्र हम लोग दही चूड़ा खाकर मस्त रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैथिल कौम के समकक्ष की जो स्थिति है वह भी बहुत ही प्रशंसनीय रही है। राजा जनक के बारे में मालूम होगा, शंकास्य प्रदेश को उन्होंने जीता था और 1097 ईस्वी में नानदेव ने आए थे बाहर से, कर्नाटक से। उस पर अगले अंक में बात करेंगे हम लोग। इस अभिप्राय ये है कि मैथिल शौर्य का जो रूप पहले था वो सब किंतु पराजयों में निहित था। या तो पराजय हुई या तो हमारी पराजय हुई या हमारे राजा मारे गए। किंतु कंदर्पी घाट जो है उसका महत्व इस दृष्टि से बहुत अधिक है कि उसमें हमारे मिथिलेश नरेंद्र सिंह विजयश्री उन्होंने प्राप्त की, विजेता हुए और यह कंदर्पी घाट युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा जी, तो राजा नरेंद्र सिंह का पूरा नाम आपने मिथिलेश नरेंद्र सिंह कहा। मुझे जहां तक ज्ञात था लोग उन्हें नरेंद्र सिंह के नाम से जानते थे, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन की, भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। मिथिलेश का अभिप्राय मिथिला के राजा मिथिलेश। अच्छा, वो अलंकार है वो। हाँ, मिथिलेश राघव सिंह भी हुए, मिथिलेश नरेंद्र सिंह भी हुए, मिथिलेश शिव सिंह भी हुए। तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन थी। आपने अच्छा किया जो आपने विस्तार से बता दिया। आपने एक अद्भुत बात कही है, एक सबसे अलग बात कही है। जो कंदर्पी घाट में जो विजय हुई थी राजा नरेंद्र सिंह जी की, वो विजय किसी भी भारत के किसी भी राजा द्वारा प्राप्त किया गया अंतिम विजय था। ये भी एक अपने आप में एक शौर्य है, एक पराक्रम है। ये बहुत नई चीज हमें आपसे जानकारी मिली है। अब हम विषय की ओर आते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है, जो ऐसा क्या था, ऐसी क्या बात थी जिसकी परिणति ये इस युद्ध से हुई, जिसका जो है तो अंत इस युद्ध से हुआ? ऐसी क्या बात थी, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। जी मान्यवर श्री रंगनाथ जी। इसके लिए उस समय की जो परिस्थिति थी उस पर थोड़ा गौर करना आवश्यक होगा। यह तथ्यात्मक है कि अलीवर्दी खां
बिहार बंगाल के नवाब थे। जी जी। अलीवर्दी खान एक योग्य और कर्मठ शासक रहे और एक साधारण सिपाही से, साधारण आदमी से उन्होंने चुकला के राजमहल के फौजदार हुए और धीरे धीरे क्रमिक रूप से चढ़ते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ करके उन्होंने बिहार बंगाल की नवाबी प्राप्त की। बिहार में वो चाहते थे, उनके भतीजा और दामाद, उनका नाम था जैनुद्दीन अहमद खान। तो जैनुद्दीन अहमद खान के बारे में वो चाहते थे कि इसको बिहार का सूबेदार बना दें, बिहार का नवाब बना दें। और उस समय एक हैबत जंग, इनका नाम था हैबत, जैनुद्दीन अहमद खान उर्फ हैबत जंग, और एक बबर जंग नाम के एक अफगान सरदार उस समय बहुत उभरता हुआ सितारा था। मिथिला पर भी, उड़ीसा पर, पटना पर, इस सब पर एक मराठा लोगों के आक्रमण हो रहे थे और इसको उस आक्रमण में मराठा के जो आक्रमण हो रहा था उसका सेनापति भास्कर बर्मन थे। उस भास्कर बर्मन को लेकर के अलीवर्दी बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा कि वो आदमी भास्कर बर्मन का सिर ले आएगा, मतलब उसको परास्त करके उसकी गर्दन उतार करके ले आएगा, उसको बिहार की सूबेदारी और मनवांछित उसको राशि देंगे। अच्छा। बबर जंग एक बहादुर सिपाही था, इन्हीं का अलीवर्दी का विश्वस्त था। उसने यह कार्य कर दिया, भास्कर को उन्होंने जाकर के मार दिया और उससे उसकी 16 लाख रुपए की मांग की उन्होंने। वो राशि तो दे दी गई, लेकिन बिहार की सूबेदारी वो अलीवर्दी देना चाहते थे यथार्थ में अपने दामाद को, हैबत जंग को, वो उन्होंने नहीं दी। उसको लेकर के बबर जंग युद्ध की तैयारी करने लगा और अलीवर्दी से अलग हो गया। अलीवर्दी से अलग होकर के युद्ध की तैयारी करने लगे। उसी युद्ध को लेकर के एक 1745 ईस्वी में बबर जंग ने पटना पर आक्रमण कर दिया और जाफर खां के बाग में बहुत भारी युद्ध की तैयारी हुई। अलीवर्दी और का जो संबंध था, अलीवर्दी का जो दामाद था जैनुद्दीन हैबत, वो इनके समवयस्क थे नरेंद्र सिंह के। नरेंद्र सिंह से उनका मैत्री भाव था। उन्होंने नरेंद्र सिंह को भी खबर भेजी कि आइए हमारे लिए। तो नरेंद्र सिंह और द्रोणबार कुल के नरहन स्टेट के अजीत शाह के पुत्र केशव शाह के पुत्र अजीत शाह उस युद्ध में गए लड़ने। उस युद्ध में उन लोगों ने कम वीरता प्रदर्शित की थी और उसके कारण बबर जंग हार गया। और यह घटना, बबर जंग वाली घटना जो है वह 1745 की है। तो उसके परास्त होने के बाद राजा अलीवर्दी और इन लोगों ने मिथिला से कर वसूली शुरू कर दी। कर की जो वसूली होती थी, मतलब नरेंद्र सिंह भी करद भूप थे। करद भूप मतलब जिनसे राज कर जाता था। तो जब इस युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन इन लोगों ने किया, तब राजा को कर देना बंद हो गया, कर की वसूली सीधी हुई। 1752 में राम नारायण बने यहाँ के फौजदार। राम नारायण को डिप्टी गवर्नर बनाया गया पटना का। पटना का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। उन्होंने देखा कि बहुत दिन से मिथिला से कर नहीं आ रहा है, तो जब कर नहीं आ रहा है तो इन्होंने मिथिला पर कहा कि कर दिया जाए।
वसूली के अच्छा लिए उन लोगों ने भेजा उनको। 1751 में मराठा से संधि स्वरूप 12 लाख रुपया दिया गया था। तो उसके कारण अच्छा। खजाना की स्थिति खस्ता हाल हो गई। तब इन्होंने राम नारायण ने बिहार तिरहुत का माफ कराया, 16,41,000 राज कर मांगने के लिए दूत भेजा। जब दूत अच्छा आया तो दूत को राजा ने कहा कि मिथिलेश नरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं तो राज कर नहीं देता हूँ, मेरा तो राज कर जो है वो युद्ध के मैदान में दिया जाता है। अच्छा इसीलिए मैं उनका अभिप्राय था कि जब भी राजा को शाही सेना को संकट होता है तब हम युद्ध करने जाते हैं, वही मेरा कर है। लेकिन अच्छा इस बात को दूतों ने उसमें नमक मिर्च लगाकर कहा कि राजा तो एकदम स्वतंत्र हो गए हैं नरेंद्र सिंह, कहते हैं कि कोई कर नहीं देंगे, हम युद्ध के मैदान में ही कर देंगे। इसीलिए अच्छा भिखारी महताब को आदेश हुआ कि जाकर के तिरहुत को फतह कर, और अच्छा उसी कारण युद्ध हुआ। यही उसका कारण, युद्ध का कारण यही रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब इस युद्ध में राम नारायण की भी भूमिका थी। उन्होंने राजा के द्वारा कही गई बात को उसी तरह से वहां तक नहीं पहुंचाया जिस तरह से उसे पहुंचना चाहिए था। उन्होंने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, यानी उनकी मंशा थी जो युद्ध हो। ऐसा है कुछ क्या, या मैं कुछ अलग कह रहा हूँ? नहीं, ऐसा उनका युद्ध की मंशा उनकी नहीं थी। उनकी मंशा थी कलेक्शन की। कलेक्शन मतलब अच्छा राज कर जो नहीं आ रहा था, केवल राज कर आ जाए, यानी करद जी जी भोगी जी। लोग रहे। लेकिन इन्होंने हम्म। कहा कि जब भी शाही सेना को संकट पड़ता है, जब भी जैसे हम जाफर खां के बाग में जाकर के लड़े थे, उसी तरह जब भी जी संकट पड़ेगा हम लड़ेंगे, लेकिन हम तो कर नहीं अच्छा देते हैं। जी 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 जी। तो इस तरह से युद्ध का आरंभ हुआ, यानी कहने का मतलब जो राजस्व का विवाद हुआ और उस विवाद के कारण इस युद्ध की भूमिका बनी और अंततः यह युद्ध हुआ, और यह युद्ध कंदरपी घाट पे जाके समाप्त हुआ। ऐसा ऐसा इतिहास कह लेकिन रहा है, जैसा आपके द्वारा बताया गया। जी हाँ, कंदर युद्ध तो जब युद्ध की तैयारी हुई, जी जब ये तय हो गया कि युद्ध होगा, तो उस समय दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। तो राजा ने यह जी सोचा कि हम यहाँ युद्ध लड़ने पर बहुत अधिक क्षति होती। भौवारा उस समय राजधानी थी। मधुबनी जो जी जी जी। अभी मधुबनी पुलिस लाइन में है, वही था। नरेंद्र सिंह का की राजधानी वही थी। अच्छा, तो मतलब लोहट अभी लोहट के उस आसपास लोहट के आसपास जो राजधानी थी वो ट्रांसफर हो गई थी भगवाड़ा। मुझे जहां तक पता है पहले लोहट के आसपास की राजधानी थी। नहीं 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 नहीं, लोहट नहीं, वो तो भौर गांव है, वो हाँ, नहीं। भौर गांव, भौर अभी जी जो, जी। हाँ वो नहीं, भगवाड़ा अभी जो है। जो दरभंगा, अभी मधुबनी पुलिस लाइन जो है, जी जी जी। और बस वही उनका नरेंद्र सिंह का वही था, वही राज दरबार लगा और तैयारी हुई कि हम लोग अब युद्ध करने के लिए चला जाए। और नरेंद्र सिंह का एक आउटपोस्ट पुलिस लाइन, उनका जो कहिए सैनिक छावनी, वो वर्तमान झंझारपुर थाना जहाँ है अभी, वहां पर जी उनकी सैनिक छावनी थी। तो दोनों अच्छा दृष्टि से यह देखा गया कि इसको हम लोग वहीं कंदरपी घाट के ही में ही यदि लड़ाई हो उसी क्षेत्र में तो अच्छा रहेगा, जी। अच्छा सुविधाजनक अच्छा। था। तो कहा गया और वहीं लड़ाई। जी जी। नहीं, मुझे जहाँ तक स्रोतों से पता लगा, क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं स्रोतों पे विश्वास करता हूँ, तो उसमें कहा गया था जो युद्ध जो है अभी मधुबनी के बाद, रांटी के बाद जगह रामपट्टी से शुरू होकर गंगद्वार होते हुए कंदरपी घाट तक पहुंची थी, ऐसा मुझे पता है। इसमें आप प्रकाश डालना चाहेंगे? अच्छा, जब युद्ध की तैयारी हो गई तो नरेंद्र सिंह अपने हाथी गंगा प्रसाद पर चढ़ करके चले, और चले। जी उनका जो रास्ता है वो गंगद्वार होकर के रामपट्टी पहुंचे। रामपट्टी जी। में भी झंझट हुआ है। अच्छा रामपट्टी से झंझट शुरू हो गया, और उनकी सेना थी, और जो उसकी सेना थी, मतलब भिखारी महता की जो सेना थी,
वो दोनों सेनाओं की हल्का छुटपुट उसको इतिहास में हम लोगों ने यही माना है कि वो छुटपुट मुठभेड़ रामपट्टी से शुरू हो गया था, रंग वहीं से बजना शुरू हो गया था। उसके बाद ये सेना गंगद्वार घाट है, रामपट्टी से आगे पर गंगद्वार घाट है, वो गंगद्वार घाट को पार करने के बाद वो हरियाणा का मैदान में ये विधिवत जो युद्ध हुआ था वो हरियाणा के मैदान में हुआ। जी जी। अच्छा, तो इस युद्ध में दो तीन चीजों का विवरण मिलता है, जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया है एक हाथी का, तो हाथी गजेंद्र, आपने कुछ और नाम कहा, मुझे जहां तक पता है या पता नहीं मैं ही गलत हूँ, हाथी गजेंद्र का विवरण मिलता है। उसके बाद इसमें जो है और बहुत सारे विवरण मिलते हैं। तो हाथी गजेंद्र या जो नाम आपने कहा, उस गजेंद्र का इस युद्ध में क्या महत्व है, पहला ये सवाल है। और दूसरा है जो उमराव सिंह और बख्त सिंह, ये दो व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा हमने सुनी है, वो उन दोनों का इस युद्ध में क्या महत्व है। भिखारी मेहता का बात तो आपने बताया ही, तो ये तीन चार चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप विस्तार से बता पाए तो फिर हम लोगों को समझने में आसानी होगी इस युद्ध में इन चीजों का महत्व। गजेंद्र का अर्थ है गजों में इंद्र। गजेंद्र उसका नाम नहीं था, उसका हाथियों में श्रेष्ठ इस भाव से लिया ये भी एक अलंकार था, ये भी एक अलंकार था, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, अलंकार था। यथार्थ में उसका नाम गंगा प्रसाद है, हाथी का नाम गंगा प्रसाद था। अच्छा, गंगा प्रसाद। उसको गंगा प्रसाद उसको औहदा पर सज करके लेकर के चले हैं नरेंद्र सिंह। युद्ध में नरेंद्र सिंह स्वयं भाग लेते हैं। उस युद्ध में के युद्ध में नरेंद्र सिंह के हाथी की शहादत होती है और जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि वो हाथी युद्ध में घायल होकर के युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। और वहां पर जब तीन कूप था, 3 कूप हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि युद्ध तो अत्यंत भयंकर रहा था। वह युद्ध, उसमें कहा जाता है कि 74 शेर जनौ। हाँ, अंत में आएंगे हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे, उसकी परिकल्पना और उसका क्या प्रभाव था। जी, उस हाथी का संस्कार के लिए एक बहुत विशाल कूप बनाया गया था और उस कूप में उस हाथी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो उस हाथी का नाम गंगा प्रसाद था। अच्छा। तो इस युद्ध में उमराव सिंह और बख्त सिंह, वीर कुंवर सिंह के भी किसी वंशज का इसमें जिक्र आता है, तो इस बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे। जो उमराव सिंह और बख्त सिंह का इस युद्ध से क्या लेना देना था, उनका क्या महत्व था, उनकी क्या भूमिका थी? उमराव सिंह, बख्त सिंह या मित्रजीत सिंह, ये सब उस समय सेना में दोनों पक्ष के अलग अलग कुछ लोगों का नाम मैं बता देता हूँ, उससे स्थिति और स्पष्ट हो। बख्त सिंह थे उधर, मतलब भिखारी महता की तरफ। अच्छा, और बख्त सिंह मुगल सेना की तरफ। हाँ, बख्त सिंह को लोगों ने कहा है कि वो चकवार के राजा बख्तावर सिंह थे। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी ने उस समय के शोध में यही आया था। बाद के शोध में यह स्पष्ट हुआ कि 1730 में ही राजा बख्त सिंह की मृत्यु हो गई थी। एक चकवार चंद्रिका है किताब, उसमें आया। इसलिए यह कह पाना तो बहुत कठिन है कि बख्त सिंह ही चकवार के नरेश थे। लेकिन जो इन लोगों ने जो वर्णन किया है, लाल कवि और गोपाल कवि की जो रचनाएं हैं, उसमें बख्त सिंह को बहुत अत्यधिक वीर माना गया है और उनके बेटों का भी वर्णन है उसमें, जो उस युद्ध में मारे गए थे। जहां तक उमराव सिंह की बात होती है, उमराव सिंह के बारे में यह है कि जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह के पितामह का नाम उमराव सिंह था। और वीर कुंवर सिंह और मिथिला का मंगनौनी जो गांव है, उस गांव में उसके भिखिया झा सब वीर कुंवर सिंह के पारिवारिक गुरु रहे थे।
भिखिया अच्छा। झा कुंवर सिंह के गुरु थे और इसके दोनों में संबंध था, दोनों अच्छा। का संबंध था। कुंवर सिंह के ग्रैंडफादर यानी पितामह उमराव सिंह का संबंध नरेंद्र सिंह से था। जब युद्ध की बात हुई तो टेकारी के राजा मित्रजीत सिंह आए थे इधर से लड़ने, मिथिला की तरफ से, और जी उमराव सिंह भी आए मिथिला की तरफ से लड़ने, जी। और दोनों ने भक्त सिंह को मित्रजीत सिंह ने मार गिराया था। तो मित्रजीत अच्छा। सिंह के लड़के युद्ध में मित्रजीत सिंह के लड़कों ने महताब सिंह ने मित्रजीत सिंह को घायल कर दिया था अपना, और 2 अच्छा। भाइयों को भी मारा था मित्रजीत सिंह ने। अच्छा अच्छा। उसको मतलब मैं बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। इसमें एक वर्णन हमें सुनने में आया कि नेपाल के तरफ के किसी राजा का इसमें इस युद्ध के दरमियान या इस युद्ध के बाद या उससे पहले या इस बीच में उनको मारा गया था। वो जो है सो इसके विरुद्ध थे, मतलब ये नरेंद्र सिंह के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हुए थे, तो उनको मार दिया गया था, ऐसा मुझे सुनने में आया। क्या ये सच है या फिर ये परिकल्पना ही है? नहीं, इसमें बहुत अधिक, इसमें कोई सत्यता नहीं है। नेपाल अच्छा के अच्छा अच्छा। किसी राजा का भाग लेने की चर्चा नहीं है। एक एक आदमी के नाम पर, चूंकि गोपाल कवि की जो रचना है वो बहुत जी। विस्तार, एकदम सूक्ष्म वर्णन है उसमें, किसने किसको हाँ मारा उस पर एकदम जी। पूरी तरह स्पष्ट है। अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने इस पर जो काम किया उसमें तो मुझे नेपाल के किसी राजा का कम से कम इस युद्ध में नेपाल के भाग तराई लेने भाग की, का, नेपाल के तराई भाग का जो यहाँ से विस्थापित हुए थे, ज्ञानदेव वाले पीढ़ी के जो लोग बाद में विस्थापित हुए थे, उन राजाओं का नहीं, नेपाल के तराई भाग के राजा का एक जिक्र आता। हो सकता है ये मान्यता उसी तरह से भ्रम हो, या ये जानकारी सही नहीं हो या परिपक्व नहीं हो, लोगों ने मतलब इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि ना की हो, ऐसा ऐसा आपका कहना है जी, या ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता? ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जी मुझे जी तो नहीं जी। मिला। अच्छा अच्छा। तो अब हम आते हैं आप द्वारा कही गई एक प्रतीकात्मक तथ्य की ओर। 74 शेर जन्म, जहां तक हम आप जानते हैं या हम लोगों के मिथिलांचल के लोग जानते हैं, जो जनेऊ पहनने की परंपरा ब्राह्मणों में थी, कास्तों में थी, लेकिन वो उतनी मतलब फलित नहीं हुई, लोगों ने उनका उतना निर्वाह नहीं किया। मुख्य रूप से जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति ब्राह्मण होते थे। तो 74 शेर जनेऊ, यानी एक जनेऊ का भार हमको लगता है 1 ग्राम या 2 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम होता होगा मेरे हिसाब से, जो जनेऊ की वास्तविक वजन होती है। तो 74 शेर जनेऊ यानी 74 गुने 40 किलो का एक शेर होता है। तो 74 गुने 40 शेर जनेऊ, इतने जनेऊ का जो सामूहिक क्या कहते हैं उसको संस्कार किया गया था, यही मान्यता है। तो 74 शेर जनेऊ, इतने लोगों का वध उस युद्ध में हुआ, बलिवेदी पर चढ़े, इतने शहीद हुए। तो युद्ध की जो बड़ी सी औरा है, बड़ा सा जो उसका क्षेत्र है, उसके बारे में स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये 74 शेर जनेऊ की परिकल्पना क्यों विकसित हुई, और इसको विकसित करने के पीछे उस समय तत्कालिक जो महाराजा थे, तत्कालिक जो नीति निर्धारण करते थे, उनकी क्या मंशा थी, और इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? जी मान्यवर श्री रंगनाथ जी। नहीं, सबसे पहले तो यह भ्रम दूर करना पड़ेगा कि जनेऊ उस समय केवल ब्राह्मण ही पहनते थे और कायस्थ ही पहनते थे, यह भ्रम दूर कर लेना उचित है। जनेऊ पहनने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत भी पहनते थे, कायस्थ भी पहनते थे, यादव भी पहनते थे, सुनार भी पहनते थे। यह जानना अत्यंत जरूरी है। ये भी एक नवीन जानकारी, ये भी एक नवीन जानकारी है। इस तरह की परिकल्पना मुझे पता हो सकती है, क्योंकि मैं प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे पता है उस समय जनेऊ जो है तो राजपूत भी पहनते थे, भूमिहार अभी तक जनेऊ पहनते हैं। लेकिन जो सामान्य परिकल्पना है, जब जनेऊ सिर्फ एक विशिष्ट जाति ब्राह्मण ही पहनते थे, तो आपने जो कहा वो एक बहुत अलग और बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है। जी आप जारी रखें जी। और जनेऊ, जब वो युद्ध हुआ था, जनेऊ में एक पवित्री रहता है, पवित्री अष्टधातु का बना रहता है। मोटा जनेऊ, उसको हमने जो मिथिला गौरव प्रतीक कंदर्पी में हमने एक गणना की है, उसका एक जनेऊ का
8 ग्राम वजन के आधार पर हम लोगों ने उसको गिना है, वजन किया। 74 सेर जनेऊ जो है वो 74 कच्ची है, जिसका किलो में हमने निकाला 34 किलो आया था, जिसके अच्छा आधार पर लगभग जनेऊ पवित्री के साथ इसके आधार पर करीब करीब 5,000 लोगों के, दो उभय पक्ष होंगे इसमें, 5,000 लोगों के मरने की मतलब शहादत की संभावना है। अच्छा, संभावना। तो आपने एक स्पष्ट किया कि जनेऊ के साथ वो पवित्री जो लोहे का, जिस तरह से हम लोग कमर में पहनने वाले उस धागे में वो मलाई पहनते हैं, उसी तरह जनेऊ में एक पवित्री होती है जो लोहे की होती है। जी, ये भी स्पष्ट करना, नहीं तो जी। हाँ, और इसमें जब जनेऊ में अंधराठाड़ी जस्ट अधिक न बगल में ही वो है, वहाँ कंदर्पी घाट के का प्रखंड कार्यालय अंधराठाड़ी में भी है। उसका उसके उस क्षेत्र में परोपट्टा में स्थिति ऐसी हुई थी कि सब घरों से लोग मरे थे, लोगों ने शहादत दी अच्छा थी। अच्छा प्रत्येक घरों के आगे, प्रत्येक घर के आगे अधिकतर सामान्यतया जो मिथिलांचल में डावा टांगा जाता है एक श्राद्ध के क्रम में, जिसमें नीचे कुश का छेद रहता है और उसमें से पानी टपकता है, वह दृश्य उस क्षेत्र में हर घर के आगे था। स्थिति अरे ऐसी वाह, थी कि जिन घरों में वो डावा टांगना वो दुख विषाद का विषय है, लेकिन जी अवसाद का विषय है मिथिलांचल जी। विषाद दुख का विषय है। आत्मीय जनों की मृत्यु सब दिन से दुख का कारण रही है। जी किंतु जी जी वो जो कंदर्पी घाट युद्ध में जो शहादत हुई थी, उसमें लोगों ने जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके भाग लिया था, इसीलिए उस युद्ध के बाद आम जन भी उसमें मरे थे। केवट, यादव, सभी जात के लोग मरे थे उसमें, हिंदू, हाँ मुस्लिम। एक पीर बख्श का एक नाम आया है जो जिसको मात्र 16 वर्ष की उम्र में नरेंद्र सिंह ने जेठ रैयती दी थी, सिर्फ इसलिए कि अच्छा वो युद्ध में भाग लिया। तो अच्छा जनेऊ की जहाँ तो बात है, उस जनेऊ का मतलब अभिप्राय ये है कि उसमें सभी जात के लोग मरे थे। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण मरे या केवल क्षत्रिय मरे, केवल कास्ट मरे, ऐसा नहीं। सभी जात के लोगों ने अपने मातृभूमि के लिए नरेंद्र सिंह के की पुकार पर, नरेंद्र सिंह की आवाज पर उन लोगों ने अपने स्वशासन के लिए, अपनी मिथिला माता के लिए, अपने आन बान शान के लिए युद्ध क्षेत्र में भाग लिया और शीर्षोत्सर्ग कर विजयश्री को प्राप्त किया। अच्छा, तो आपने आपने एक बात कही जो हम लोगों के यहाँ जो डावा टांगने की प्रथा है, श्राद्ध करने तीसरे दिन के बाद डावा टांगाता है, उसके नीचे वो जो होता है वो एक जो है सो दुख का विषय है। लेकिन उस युद्ध के समय में जिनके यहाँ डावा टांगा था वो उनके लिए वो जो है अपने मातृभूमि के प्रति शहादत को पुष्ट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए भी एक मतलब वो एक तरह से वो हमारी मातृभूमि के प्रति स्नेह को दर्शाने का एक उस समय एक साधन था। मैं भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है जो एक वो एक जो है तो आत्म बल और क्या कहते हैं उसको आत्म प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करने के लिए भी उस समय लोग उसको बहुत क्या कहते हैं सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि इस घर के किसी व्यक्ति ने शहादत दी अपनी मातृभूमि के लिए। जी निश्चित रूप से वह गौरव का विषय था। जिन घरों में दावा नहीं टंगा था, लोग वो अपने हे उनको हीन भावना जी हे हीन भावना से देखते थे। जी 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 और तो जी गौरव से लोगों ने मिथिला पर इससे बड़ी त्रासदी मिथिला पर कोई नहीं आई है। इतने अच्छा भारी संख्या में हताहत होना, कोई नहीं त्रासदी, इससे बड़ी त्रासदी मिथिला क्षेत्र पर कभी नहीं आई। बड़े बड़े अकाल पड़े, लेकिन उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी जितनी जी कंदर्पी घाट युद्ध के बाद भी। लेकिन मैथिलों का शौर्य देखिए कि इन लोगों ने आत्मोत्सर्ग की भावना के कारण, अपने आत्मा स्वाभिमान के कारण लोगों ने इतनी बड़ी त्रासदी को बौना कर दिया। लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, हम सब साथ हैं, हम लोग एक साथ होकर के रहे, उसमें जाति धर्म की भावना नहीं।
अच्छा, ये बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए उस समय के जो महाराजा थे मिथिलेश नरेंद्र सिंह, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा इसमें। तो हम अब इसको इसके अंतिम इस परिचर्चा के इस भाग के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। इसमें 2-3 चीज जैसा कि तथ्यों से ज्ञात होता है, तो महाअष्टमी मतलब चूंकि उस समय नवरात्रि चल रही थी, तो महाअष्टमी के दिन महाराजा नरेंद्र सिंह जो थे वो युद्ध में भाग लिए थे साक्षात रूप से, यानी वो युद्ध में कूदे थे। इस बारे में एक छोटी सी जानकारी जो आपको उपलब्ध करा सके। दूसरा बात, जनमानस का इस युद्ध से क्या प्रभाव पड़ा जनमानस पर, और उसमें जो है तो इस युद्ध के पश्चात जनमानस का मतलब जनमानस के सामान्य जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये 3 चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद हम अगले विषय की तरफ चलेंगे। जी। युद्ध का समय जो है वह 4, 5, 6, 7 अक्टूबर 1753 निर्धारित किया गया है। इसलिए कि कुछ विद्वानों ने इसको 1740, 1735 ये सब लिखा, लेकिन वो सत्य नहीं पाया गया। उसका निर्धारण समय को चूंकि गोपाल कवि की जो रचना थी वह 1754 में हुई है और इस आधार पर 1753 का समय निर्धारण हुआ है। षष्ठी से ही युद्ध शुरू हो गया था, हल्का फुल्का। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं को विधिवत विकराल युद्ध हुआ है, जो 4, 5, 6, 7 अक्टूबर 1753 रहा। और आगे का अगला जो आपका प्रश्न का भाग है, मिथिला में की जो सलावत राय थे वो उन्होंने मिथिला की स्थिति खराब कर दी थी युद्ध भूमि में, और युद्ध भूमि में खराब कर दी थी। मिथिला यह समझना उचित है कि पराजय के कगार पर थी। उसी समय उमराव सिंह ने अपनी वीरता दिखाते हुए सलावत राय को खत्म किया और तब युद्ध का पल्ला मिथिला की तरफ झुका। उसी प्रकार भिखारी महता का पुत्र था, वो बहुत ही बहादुर था। उसने भी स्थिति अत्यंत विकराल कर दी थी। जब नरेंद्र सिंह युद्ध भूमि में उतरे थे तो यह बात परोपट्टा के क्षेत्र में आ गई, तो आम लोगों ने युद्ध भूमि में अपने घर में जो गरासा भाला जो भी अस्त्र था, हाँ, और उसी के आधार पर तब फिर लोगों ने युद्ध भूमि में भाग लिया और विजयश्री प्राप्त हुई। नरेंद्र सिंह की नेतृत्व क्षमता निश्चित रूप से अद्भुत थी, अतुलित कहना उचित है उसे। हाँ जी। तो ये तो हुई बात। अब हम वर्तमान समय पे आते हैं। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र को सार्वजनिक जन तक पहुंचाया, इस क्षेत्र का वर्णन किया, और आपने आपके द्वारा वहां एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया गया। तो इस पे तो हम बाद में आएंगे। पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवाओं में भी रहे बिहार सरकार के और आपने अनेक पदों पर काम भी किया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बिहार सरकार है या मिथिला के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं या जो भी बुद्धिजीवी वास्तव में बुद्धिजीवी हैं या इतिहासकार हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने इस युद्ध की, क्योंकि ये युद्ध जो था तो मिथिला के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ युद्ध था, इसमें हम लोग विजयी हुए थे और एक ऐसी सेना को हराया था जो उस समय अपराजय थी, जिस सेना के बारे में कहा जाता है जो अपराजय थी, उस सेना को हमारे पूर्वजों ने हराया था। तो इसकी चर्चा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको सामान्य जनों के मध्य लाया। तो आप हमें ये बताएं, जो पूर्ववर्ती जो लोग हैं या तथाकथित बुद्धिजीवी, इतिहासकार या सरकार जो भी है, उन्होंने इस परिचर्चा को या इस चीज को जनमानस के सामने क्यों नहीं लाया या क्यों नहीं आ सका। जी देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि नरेंद्र सिंह करद राजा थे, करद भूप थे लोगों को, और नरेंद्र सिंह ने पराजित किया अलीवर्दी की सेना को। जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन लोगों को इस तथ्य पर न तो विश्वास था और न यह स्वीकार्य था उनको। उन लोगों ने एक मात्र रियाज अल सल्तीन के 296 पृष्ठ में मात्र इतना लिखा है कि भौवारा और बेतिया के अनुशासनहीन राजाओं को लगातार युद्ध कर अलीवर्दी ने
उन्हें पराभूत किया और उनसे कर वसूला। यथार्थ में यह 1733 की घटना है, न कि बाद की घटना। मिथिला के इतिहासकारों में भी, बहुत से इतिहासकारों में आत्महीनता की भावना है। जब कोई अंग्रेज अच्छा। इतिहासकार, कोई जेम्स, कोई जॉन, कोई टॉड आकर के कहे तो ग्रेशियन, कि यह सत्य है, तब उसे स्वीकार करते हैं, और यदि नहीं तो उसे समझते हैं कि ये सत्य नहीं है। ऐसा हकीकत ऐसा नहीं है। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी ने इस पर बहुत काम किया उन्होंने, और उन्होंने मुझे भी जो इसमें के प्रति जिज्ञासा बढ़ी, उसका एक बहुत बड़ा कारण प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी रहे हैं। मैं जब अच्छा। पीजी में एमए करने के बाद फेलोशिप में कर रहा था, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मिथिला का योगदान पर कर रहा था, उस समय मैं कंदर्पी में घूम रहा था, तो मेरे जूता में एक पवित्री फंसा था। अच्छा। उससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी, और उस पर खोज करने के बाद मुझे इसका तथ्य प्रमाणित हुआ, जो परंपराओं में यह रहा, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ होना चाहिए। संयोग से मेरी पोस्टिंग अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर के रूप में हुई, और मैंने वहाँ यह निर्णय लिया कि यहाँ कुछ होना चाहिए। मुझे लगता था, रात में सोते समय मुझे लगता था कि वहाँ के शहीद मुझे आवाज दे रहे हैं। अच्छा। और मैंने वहाँ पर एक सोचा कि मिथिला का विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाए। तो मुखिया कमिटी ने अपना प्रस्ताव भेजा, उसे हम लोगों ने सरकार में भेजा, और वहाँ पर एक 20 जनवरी 2010 को एक भव्य समारोह में उसका शिला पूजन किया, भूमि पूजन किया, और फिर 12 मार्च 2014 को इसका अनावरण नीतीश मिश्रा, तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनके कर कमलों से हुआ। अच्छा, ठाड़ी से रिलेटेड हो, या झंझारपुर के हम अभी विधायक हैं, या जो भी हैं विधायक ही हैं, उस समय सांसद हैं शायद, अभी सांसद हैं वो सब? नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा। तो जगन्नाथ मिश्रा के परिवार से आते हैं वो? हाँ, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, बेटा, सुपुत्र हैं। हाँ, पुत्र हैं जी। जी, तो आपने जो मिथिला की गौरव गाथा को एक नया आयाम दिया, एक नई पहचान दी, लोगों के बीच जागृति उत्पन्न की, कंदर्पी घाट की विजय गाथा को लोगों तक पहुंचाया, और अब हम लोग ये भी समझने के लिए हमारे पास साधन है, जो हम लोग सिर्फ चूड़ा दही खा के सोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मुगल सेना को परास्त करने वाले वीर सिपाही भी हम लोगों के पूर्वज हुआ करते थे, और वही जो है सो शौर्य, वही साहस, वही वीरता हम लोगों में अभी भी मौजूद है। ये आपकी जो पूरी की पूरी यात्रा है, आपकी पूरी की पूरी खोज है, और ये पूरा का पूरा जो चीज है जो समाज के सामने आपने लाया है, वो अतुलनीय है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। साथ ही साथ आपने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। जैसा अगर वो रिलीज हो चुकी है तो जिसकी जानकारी हमें नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जी, रिलीज अभी उसका नहीं हुआ है। एक प्रथम शुरू हम लोगों ने किया था, उसमें कुछ काट छांट की आवश्यकता पड़ी थी, तो उसी बीच में कोरोना के कारण वो रुका हुआ है। शीघ्र ही वह हम लोगों को व्यग्रता से प्रतीक्षा है इस तरह की चीजों में, जिसमें हमारे शौर्य का वर्णन हो, हमारे इतिहास का वर्णन हो, हमारे वास्तविक प्रारूप का वर्णन हो। साथ ही साथ हम ये भी आशा करेंगे, जो हमारे जो आत्ममुग्ध इतिहासकार हैं, या जो उसको क्या कहते हैं, मेंटली उसको इल ही कहेंगे हम, अगर बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, या किसी अन्य रूप से इसे ना लें, क्योंकि इतिहासकारों ने अपनी विरासत को खुद ही दफन किया है, मेरा ऐसा मानना है, अगर इस तरह की चीजों को उन्होंने बाहर नहीं लाया है तो आपके इस कार्य के लिए आपको जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम लोग इस बारे में आगे भी अनेक एपिसोड में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक एपिसोड में खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो इस पे अगर आप और कुछ अंत में कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसके बाद हम लोग भाग 2 में आएंगे, जो कि 15 से 20 मिनट और लगेगा आपको। तो इस तरह की परिचर्चा, उसके बाद आज की परिचर्चा को हम लोग विराम देंगे। अगर कंदर्पी घाट के बारे में अगर आप और कुछ कहना चाह रहे हैं दर्शकों को, श्रोताओं को, तो आप कृपया कहें, अन्यथा हम दूसरे भाग में जाएंगे। जी नहीं, कंदर्पी घाट ने
यथार्थ में कंदर्पी घाट ने मुझे बहुत मान सम्मान बहुत प्रतिष्ठा दी है, अपर गिरियर्सन तक लोगों ने कहा मुझको। इसलिए और प्रत्येक वर्ष हम लोग वहाँ कुछ कार्य करते हैं, इधर से इधर उसके 10वें वर्ष में अच्छा एक फंक्शन हुआ था जिसमें वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी हुआ था। लोगों में जागरूकता है, लोगों ने इसको अपनाया है और अतीत को याद कर लोग गौरवान्वित हुए हैं। इसलिए एक अच्छी पहल तो शुरू हो चुकी है। जी जी, आपके इस योगदान का सदैव ऋणी रहेंगे हम लोग मैथिल सारे लोग। अब हम आपसे परिचर्चा के अंत में बहुत छोटे, क्योंकि जिस परिचर्चा पे हम लोग अब आने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट पे आने वाले हैं, तो वो अपने आप में एक बृहत है, उसका न ओर है न छोड़ है। फिर भी हम संक्षेप में परिचर्चा को आज के परिचर्चा में संक्षेप में इस तथ्य को लेंगे। अगले दूसरे भाग में हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने अनेक स्थानों पर आपके संभाषण में या आपके उद्घोषण में हमने सुना है कर्णकैस के इतिहास के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे जो मैथिल कर्णकैस या कर्णकैस जो गया के भी हैं या अन्य जगहों पे के भी हैं, उनके बारे में एक सर्वमान्य मान्यता है जो कर्णकैस जो हैं सो कर्नाटक से माइग्रेट किए हैं ज्ञानदेव के साथ। तो इस पर अगर संक्षिप्त में आप यदि बता पाए तथ्यों के साथ, जो इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी मिथ्या है या क्या क्या है, तो संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जो मैथिल कर्णकैस आखिर हैं कौन। जी मान्यवर श्री रंगनाथ। देखिए, एक प्रवाद की चर्चा मैंने पहले भाग में की थी, यह भी एक वैसा ही प्रवाद है। मूल्यांकन का 2 क्षेत्र होता है, एक मिथकीय मूल्यांकन, एक ऐतिहासिक मूल्यांकन। तो मिथकीय इतिहास के लिए उसमें तो है कि हम लोग कर्नाटक से आए, उसी प्रकार मैथिल लोग कर्नाटक से आए, नामदेव के साथ आए, लेकिन तो यथार्थ इससे साफ अलग है। यह वैसा ही है जैसे मंडन मिश्र के बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हराया। जी, शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, भारतीय उनके काम प्रश्न पूछ करके की। यथार्थ में ये सब प्रवाद ही है। एक किताब है माधवाचार्य की, शंकर दिग्विजय, जिसमें शंकराचार्य की उम्र है 32 वर्ष, 788 से 820 ईस्वी, और उसमें शंकराचार्य के का शास्त्रार्थ बाणभट्ट के राजा बाणभट्ट जो हर्षवर्धन 606 से 643 उस समय उनके कवि के साथ उनका शास्त्रार्थ दिखाया है। 200 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, और उदयनाचार्य 200 वर्ष बाद हुए हैं। उदयनाचार्य से उस किताब में शास्त्रार्थ है उनका। इसीलिए इस किताब के आधार पर ही यह प्रवाद फैला। यह इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। ठीक उसी प्रकार है मैथिल कर्नाटका से आना। मुंशी इन्होंने रासबिहारी लालदास ने बहुत अच्छा काम किया था। रासबिहारी लालदास ने मिथिला दर्पण में इस प्रवाद की चर्चा की और उसके बाद वह लगातार आता गया, जबकि यथार्थ यह है कि कर्नाटक में आज एक भी कर्णकैस नहीं है। मिथिला से भी बहुत 3 बार कम से कम मिथिला से मैथिल ब्राह्मणों का विस्थापन हुआ है, पलायन कहें या आवर्जन कहें। उन लोग मिथिला से लोग गए मथुरा और वहां ब्रजस्थ मैथिल कहलाते हैं, किंतु उन लोगों ने अभी भी अपना संस्कार वो मैथिल ही कहलाते हैं। अजमेर की 1954 में अजमेर की में अधिवेशन हुआ था मिथिला महासभा का, मैथिल महासभा का। उसमें महाराज कामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें उन लोगों को मैथिल प्रमाणित माना गया, लेकिन सोच लीजिए 800 वर्ष से उन लोग गए थे, उस समय उनको मैथिल माना गया। यहाँ से जाने वाले यहाँ अभी भी मैथिल है, और कर्नाटक से मात्र 142 परिवार आए यहाँ, और कर्नाटक में कर्णकैस निर्वंश हो गया। यह संभव है? कभी संभव नहीं है।
कभी संभव नहीं है। ना तो इतिहास का कोई भी शिलालेख, ग्रंथ, भित्तिलेख, कुछ भी चित्रलेख या हाँ या जी जी कुछ भी इस संबंध में नहीं है कि हम लोग कम से कम आए कर्नाटक से। श्रीधर ने कहीं नहीं लिखा है कि हम कर्नाटक से आए। श्रीधर के 7 पुस्तक का अभिलेख उपलब्ध है मेरे पास। जी मंगदास से शुरू करेंगे और श्रीधर 7वें पुष्प में आते हैं। वो पूरी जी तरह मैथिल है, 100% मैथिल है। और जी उसके बावजूद नानदेव के साथ श्रीधर को यहाँ आकर के दिखाया गया, साथ आए हुए। यह पूरी तरह मनगढ़ंत है। न तो कोई परंपरा, न तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, न तो व्रत पर्व त्योहार की दृष्टि से कोई भी हम लोग का। आप बंगलोर में रहते हैं, पता करिए ना कर्ण कास्ट कहाँ है कि जी एक मान्यवर जाति जी, चूंकि एक मिलकर ये परिचर्चा के गेस्ट आप हैं, तो चूंकि आपकी बातों का शिरोधार मुझे जब तथ्य कहने के लिए कोई और बुलाएंगे तो मेरे पास जो जानकारी है वो मैं जरूर संग्रह करूंगा, साझा करूंगा। इस बारे में अनेक मान्यता है। मेरी अपनी मान्यता को विराम देते हैं। मैं जनमानस की मान्यता की बात करता हूँ। कर्नाट वंश और कर्ण कास्ट, इसका एक संबंध है। कर्नाट वंश चूंकि नॉमिनिक्लेचर से लग रहा है जो बिलोंग्स टू कर्नाटका समहाउ, मतलब ऐसा लोगों का मानना है। वस्तु स्थिति क्या है आप जैसे लोग बता पाएंगे। और दूसरा जो है सो मतलब कर्ण प्रदेश की चर्चा पुराणों में मिलती है। जब हम लोगों के जो आराध्य देव हैं भगवान चित्रगुप्त जी, उनके पुत्र को कर्ण प्रदेश दिया गया था, जाके अपना जो है राज्य विस्तार कीजिए, इस तरह की परिचर्चा है। तो इसमें संक्षिप्त टिप्पणी में इन दोनों विषयों पर आपसे चाहूंगा। जी मान्यवर। पहले भाग में जो आपने पूछा है, जो कर्नाट और कर्ण कास्ट में संबंध, कर्नाट राजवंश कर्नाटक में कहीं नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, कर्नाटक में कर्नाट राजवंश की कोई चर्चा नहीं है। वास्तविकता यह है कि नान्यदेव वहां के राजा, जो बहुत कर्नाटक में आने से पहले, माने नान्यदेव के आने से पहले भी दक्षिण भारतीय आक्रमण यहाँ हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र मंगलेश हैं। उन्होंने अपने अभिलेख में लिखा है कि मेरे भ्राता ने मिथिला को भी जीता वहां के। तो इसका मतलब सोच लीजिए 7वीं सदी की बात है वो। तो आक्रमण पहले भी होता रहा है, मिथिला पर भी, बिहार पर भी हुआ है। ऐसे ही किसी राजा के साथ किसी आक्रमण में नान्यदेव यहाँ आए होंगे, और नान्यदेव ने यहाँ आकर के, यह भी मान्यता है, सब लोग जानते होंगे, अलर्कस्य धनम प्राप्ति राजा नान्यम राजा भविष्य की। तो ये जो स्थिति है कि अलर्क का धन उन्हें मिला और तब वो यहाँ पर एक राजा हुए, ये सत्य है कि नान्यदेव का संबंध कर्नाट क्षेत्र से है। उन्होंने कई जगह अपने को कर्नाट कुलभूषण भी कहा है, किंतु श्रीधर ने कहीं भी अपने को कर्नाट कुलभूषण या कर्नाट प्रदेश से आने की बात नहीं कही। श्रीधर सदुक्त कर्णामृत में अपने पिता बटुदास की चर्चा करते हैं। और इसलिए यह मानना कि श्रीधर का कर्नाटक से हम लोग आए, कर्नाट से हम लोग आए, कर्नाट जब कर्नाटक में नहीं है तब कर्नाट सिर्फ और सिर्फ मिथिला में कर्नाट राजवंश है, और वही नान्यदेव ने शुरुआत उसकी की। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत 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 ही मतलब कंट्रोवर्शियल चीज है, जैसा कि आपने बताया, जैसा कि आपका कार्य करने का क्षेत्र भी रहा है। तो एक अंत में, चूंकि समय की एक परिसीमा है, तो समय, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस विषय पर मैं एक विस्तृत परिचर्चा आपके साथ लेके आऊंगा, लेकिन एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जो कर्ण कास्ट, चाहे वो गया के हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे मिथिला के हों, दरभंगा के हों, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, बरौनी, कहीं के भी हों, इनका मूल स्थल जहां से ये उद्भव हुए, इनका उद्भव हुआ है, वो स्थल आपकी नजर में कहाँ है और कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है? ये मान्यवर। देखिए, बस वही बात हो जाएगी। मित्तीय क्षेत्र में जाएंगे, पौराणिक बात करेंगे यदि, तब तो मान लीजिए कि कर्ण क्षेत्र हुआ, किंतु इतिहास इन बिंदुओं पर नहीं जाता है।
इतिहास को प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि मेरा मानना है कि भगवान चित्रगुप्त को हमने दैवत्व दिया है, यथार्थ में भगवान चित्रगुप्त लिपि के आविष्कारक रहे होंगे। उनको उसी के आधार पर हमने उनको दैवत्व दिया है। जिस तरह शंकराचार्य को दैवत्व देने के लिए लोगों ने सभी से शास्त्रार्थ में विजेता घोषित कराया था, उसी प्रकार चित्रगुप्त भगवान को भी लिपि का आविष्कारक मैं मानता हूँ। और गुप्ता काल में जो भी अभिलेख आदि लिखते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उन सबों के वर्ग का जो समूह था वही कायस्थ है, वही कायस्थ बना। प्रथम कायस्थ का उल्लेख भी में आया है, दामोदरपुर अभिलेख में आया है। उसी कायस्थ बना है। इसीलिए यह कह पाना इतिहास की दृष्टि से, वैज्ञानिकता की दृष्टि से मेरा मानना है कि जो मैथिल कर्ण कायस्थ है वो मिथिला के ही हैं। नहीं तो इसका संबंध आप बंगाल से जोड़ सकते हैं। राढ़ क्षेत्र में बंगला लिपि, तिरहुता लिपि एक तरफ है और कर्नाटक की लिपि से हम लोग की लिपि का कोई संबंध नहीं। नहीं, ये लिपि का इतिहास तो कुछ अलग ही है मान्यवर। लिपि के इतिहास के बारे में अगर हम लोग विस्तृत विवरण जानेंगे तो सब लिपि एक लिपि के साथ मिक्स होती हुई प्रतीत होगी। इस पर हम परिचर्चा किसी और दिन करेंगे। मैंने कहा जो आपका कहना है, आपका मानना है, क्योंकि मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, इसके लिए माफ कीजिएगा। आपका मानना है जो कर्ण कास्ट है, जो मिथिला के कर्ण कास्ट दृष्टिगोचर होते हैं, जो आप हैं या जो हमें या जो अन्य कर्ण कास्ट है, उन लोगों का मूल उद्भव स्थल मिथिला ही रहा है। वो कालांतर में, वो पहले हो सकते हैं ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, क्योंकि जाति व्यवस्था वहीं से आरंभ होती है, तो वो उन्हीं से परिष्कृत होकर या उन्हीं की निकली हुई एक शाखा हो। ये अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्सी है। आपने जो बात कही है उसमें हो सकता है बहुत साक्ष्य, बहुत प्रमाण हो। जिस तरह से कंदर्पी घाट के बारे में कहा जाता है, जो इतिहासकार ने उसकी गलत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, प्रस्तुत ही नहीं किया, हो सकता है उस तरह का परिप्रेक्ष्य कर्ण कास्टों के बारे में भी हो, कर्नाटक के बारे में भी हो, या हो सकता है जो आप जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सत्य हो। ये एक शोध का विषय है। इसमें कुछ लोग कार्यरत है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब वैज्ञानिक रूप से इसको प्रमाणित करने में तुले हुए हैं, जो हम लोग यहाँ के हैं या वहाँ के। हो सकता है कालांतर में हमको वो दृष्टिगोचर भी हो जाए। तो इस बारे में मिथिला के कर्ण कास्ट या कर्ण कास्ट और उसके उद्भव स्थल के बारे में अगर संक्षिप्त में, अगर अंत में 2 लाइन कहना चाहें तो स्वागत है आपका। जी मान्यवर। मेरा तो मानना है कि हम लोग मैथिल कर्ण कास्ट ही हैं और मूल हम लोग का यही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शोध एक चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह की बातें, बहुत सी बातें ऐसी है जो पहले असत्य मानी जाती थी, आज सत्य हो गई हैं। उसी तरह जो आज सत्य मानी जाती हैं, शोध से हो सकता है कल असत्य साबित हो जाए। शोध एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूलतः हम लोग मैथिल ही हैं। जी जाति जी आप कुछ कह रहे थे, कृपया उसे पूरा कीजिए। नहीं, मूलतः हम लोग मैथिल ही है। जाति का जो विभाजन हुआ है वह कालांतर में उसको गुप्ता पीरियड ही माने हैं लोग। ANI ASI इसका कल्याणी विश्वविद्यालय ने एक शोध में भी इसे ही प्रमाणित किया है। इसलिए हम लोग का यह मानना है कि हम लोग मूलतः यहीं के हैं, इसी क्षेत्र के हैं। कर्नाटक से हम लोग का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जी जी, आपकी इस अनमोल जानकारी के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इस विषय पर मैथिल कर्ण कास्ट और कर्नाटक पे एक अलग परिचर्चा आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक अन्य वक्ता को भी शामिल किया जाएगा जो आपके ठीक विरुद्ध, आपकी जो मान्यता है उसके ठीक विरुद्ध मान्यता है उनकी। तो मैं प्रयास करूंगा जो वो भी जुड़े, तो फिर हम लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करना बहुत आसान रहेगा। आपने अपना ये बहुमूल्य समय दिया। जी, अमृत इस तथ्य पर यथार्थ का अमृत छलक कर आए, हम लोग के लिए भी खुशी की बात होगी। जी जी, मेरा प्रयास होगा जो अगली परिचर्चा इसी तरह की कुछ हो, जिसमें आप 2 ध्रुवों को एक साथ देखने में, जो उसके साथ जो, चूंकि इसको प्रयास के रूप में नहीं, इसको ज्ञान के रूप में लेंगे तो हमें पता लगेगा जो वास्तविक क्या है। मतलब साइकोलॉजिकली और लॉजिकली
वी कैन एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड हम लोग प्रयास करें, मैं प्रयास करूंगा जो वो परिचर्चा जल्दी हो, दोनों को समय दे पाए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इस तरह की परिचर्चा जो आज हम लोगों ने की है, ये परिचर्चा हमारे समाज के लिए, भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी सार्थक है? जी माननीय डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर जी। नहीं, उपयोगी तो है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। खास करके अभी जो कोरोना काल है, जिसमें हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उस काल में तो यह समझिए एक प्राणवायु के रूप में यह काम कर रहा है। साहित्य के लिए या समाज के लिए परिचर्चा तो आप कर नहीं सकते हैं बाहर में कहीं, तो इसी आधार पर करना पड़ेगा। तकनीकी का सुंदर प्रयोग हुआ है, इसके लिए आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे सौभाग्य की बात है जो आप जैसे लोग हम लोगों से इतनी आसानी से, इतनी सरलता से इस मंच पर आने के लिए, परिचर्चा में समय देने के लिए राजी हुए। ये हमारी जो है सो खुशकिस्मती है, महानता आपकी है। आप उल्टा कह रहे हैं, आप महानता आपकी है। आप जैसे लोग अगर समय देते हैं तो हम इस परिचर्चा को, चूंकि ये एक परिचर्चा जो है सो अनेक प्लेटफॉर्म से प्रसारित होगी, आज रात से इसका प्रसारण शुरू हो जाएगा, तो ये परिचर्चा प्रसारित होगी और इस तरह की अनेक परिचर्चा जो सतत जारी रहेगी, चाहे भगवान करे कोरोना पेंडेमिक बहुत जल्दी खत्म हो, उसके बाद भी इस तरह की परिचर्चा जारी रहेगी। कारण ये है जो आप अनुमान कीजिए, जो आप पटना में हैं और कोई प्रबुद्धजन बेंगलोर में, कोई प्रबुद्धजन न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, तो अगर सबको एक मंच पे लाना है तो इसी तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। वो न तो एक दूसरे के जी, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी। आपने अपने व्यस्त समय में से और इस कोरोना काल में अपने व्यस्त समय में से हमें और हमारे मंच को इतना समय दिया, इतना बहुमूल्य समय दिया, साथ ही साथ इतनी बहुमूल्य जानकारी जो आज तक अछूती थी, जो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे, खुद मैं भी नहीं जानता था। तो उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। और हम आशा करेंगे जो विदेह वार्ता के इस क्रम में, हमारे इस वार्ता के क्रम का नाम विदेह वार्ता है, तो विदेह वार्ता के इस क्रम में आगे आपसे अनेक विषयों पे और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, आशीर्वाद की आकांक्षी। नमस्कार, धन्यवाद। जी।